ठीक है। तो हमने कल की क्लास में पढ़ा था लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, उसके फॉर्मूले पढ़े थे क्या होता है। ठीक है, अब मैं उस पर बेस्ड तुम्हारे को न्यूमेरिकल आ सकते हैं। जैसे कि एक न्यूमेरिकल हमको दिया हुआ है, व्हाट वुड बी रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिसिटी स्फीयर। हमारे पास एक एक कंडक्टर है जिसकी रेडियस है 25 सेंटीमीटर। इसमें मतलब हमको व्हाट चार्ज वुड बी रिक्वायर्ड टू इलेक्ट्रीफाइड, मतलब मुझे इसको कितना चार्ज देना पड़ेगा ताकि ये इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड हो जाए। और इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी, कौन सी चार्ज डेंसिटी? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है सिग्मा। इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी आनी चाहिए 3/पाई कूलम पर मीटर क्यूब की सरफेस चार्ज। तो ये इतना बड़ा है, इसको मैं कितना चार्ज दूं किसी एक्सटर्नल सोर्स से ताकि ये चार्ज हो जाए और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी ये रहे। तो मुझे सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला पता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, यही होता है, कल अपन ने पढ़ा था। सरफेस चार्ज डेंसिटी इज़ नथिंग बट चार्ज पर यूनिट एरिया। मुझे चार्ज निकालना है, वेरी गुड, मुझे चार्ज निकालना है। सरफेस चार्ज डेंसिटी दी हुई है 3/पाई और क्यू हमें निकालना है। इसका इसका एरिया होता है 4πr², यही होता है स्फीयर का। ठीक है, आर को मीटर में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे आर की वैल्यू रखोगे, ये सॉल्व करोगे, क्यू की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। ठीक है, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन दिया है गोल्ड न्यूक्लियस। एक गोल्ड का वो है, ये गोल्ड का कंडक्टर है और इसके गोल्ड का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 79। एटॉमिक नंबर मतलब इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने हैं, यही होता है एटॉमिक नंबर का मतलब। इसकी रेडियस दी हुई है, द रेडियस इज़ 7 × 10⁻⁻15 मीटर। अब बोला है कि यहाँ पे अज्यूम कर लो कि यहाँ पे पूरा पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वॉल्यूम में। वॉल्यूम मतलब 3D हो गया, अंदर भी है। यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब प्लास्टिक की बॉल है और सिर्फ उसके सरफेस पे चार्ज है। वॉल्यूम में चार्ज मतलब भरी हुई गेंद है और पूरी तरफ उस पर इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट। तो इसमें वॉल्यूम दिया हुआ है, तुमको निकालना है फाइंड द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से और ये होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3πr³। यस और नो? मुझे निकालना है यहाँ पे डेल्टा। तो मुझे आर पता है पर क्यू नहीं पता। क्यू यानी होता है चार्ज ऑन दिस स्फीयर। यस और नो? अब चार्ज ऑन दिस स्फीयर इज क्यू इज इक्वल्स टू एन ई, यही होगा, क्यू इज इक्वल्स टू एन ई। चार्ज ऑन स्फीयर एन कितना है? 79। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? यस और नो? चार्ज यहाँ से निकल जाएगा, आर की वैल्यू रख दोगे, चार्ज हो गया, आर हो गया, तो तुम्हारा डेल्टा निकल जाएगा। तुमको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला ये और सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला ये होता है। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है इस चैप्टर का, ज़्यादा क्वेश्चन कम आते हैं पर 1-2 नंबर के लिए कभी कभी आ सकते हैं। ठीक है, आज जो हमको मेजर टॉपिक मैंने बताया था, चैप्टर 1 का एक पोर्शन है फोर्स से रिलेटेड सारी चीज़ें। तो फोर्स वाला पोर्शन हमने चैप्टर 1 का पूरा किया था, जिससे रिलेटेड मैंने तुम लोगों को 7 एग्जाम्पल और 6 न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज के दिए थे। 13 क्वेश्चन तुमको करके आना था। आज हम इस चैप्टर के सेकेंड पोर्शन पे आते हैं और वो पोर्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक, मैंने बताया था चैप्टर फर्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब होता है व्हेन चार्जेस आर एट रेस्ट। जब कोई चार्ज 10 कूलम का -9 कूलम का चार्ज कभी रेस्ट पे होता है तो उसके कारण क्या क्या फिनोमिना होते हैं, जिसका सबसे फर्स्ट फिनोमिना हम पढ़ चुके हैं
अगर कोई चार्ज कहीं पे रखा है तो वो अपने आसपास आने वाले चार्ज पे फोर्स लगाता है, ये हम पढ़ चुके हैं। दूसरा, अब वो फोर्स क्यों लगाता है? वो फोर्स इसलिए लगाता है क्योंकि कोई भी चार्ज अपने आजू बाजू एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है? एक एरिया में वो अपना एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है, जिसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब होता है इफ़ एनी चार्ज एक्सपीरियंस्ड फोर्स इन द विक्टिनिटी ऑफ अदर चार्ज, मीन्स वहाँ पे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो कोई भी चार्ज जब रेस्ट पे रहता है तो वो अपने आजू बाजू इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। यस, आई बात समझ में? अब ऑब्वियसली अगर ये एक चार्ज है और अपने आजू बाजू इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, तो यहाँ पे उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, यहाँ पे उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, ये मुझे निकालना ज़रूरी है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम किसी पॉइंट पे निकालते हैं, किसी भी सोर्स चार्ज के कारण, दिस इज़ अ सोर्स चार्ज, यहाँ पे कोई चार्ज रखा है Q, उसने अपने आजू बाजू इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई। मैं बोल रही हूँ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, इसकी ताकत कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या ताकत है A पॉइंट पे B पॉइंट पे। तो हम बोलते हैं, उसको हम डिफ़ाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से। किससे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट बिकॉज ऑफ एनी सोर्स चार्ज is force experienced by a unit positive charge at that point। अगर मेरे को पता करना है, अगर मुझे पता करना है कि यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये यहाँ पे कितनी ताकत से अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, तो मैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज हम लेते हैं, टेस्ट चार्ज हम लेते हैं ट्यूशन, टेस्ट चार्ज हम लेते हैं, उसका ट्यूशन बता क्या मतलब कहाँ है। एक टेस्ट चार्ज लेंगे हम, टेस्ट चार्ज हम लेते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्या लेते हैं? यूनिट पॉजिटिव। यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब जिसकी वैल्यू हो +1 कूलम का। ये इमेजनरी चार्ज है। यदि मान लो मैं एक 1+1 कूलम का चार्ज यहाँ रखती हूँ, तो वो जितना फोर्स महसूस करेगा इस पॉइंट पे, वही उस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। ऑब्वियस सी बात है, +1 का चार्ज यहाँ रखोगे तो फोर्स कम लगेगा एज़ कम्पेयर टू यहाँ। अपन फोर्स का फॉर्मूला देख चुके हैं, फोर्स डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जो जितना पास में होगा फोर्स उस पर उतना ज़्यादा लगेगा, ये उसको उतनी ज़्यादा रिपेल करेगा। यस सुनो, मतलब अगर तुम यहाँ पे +1 का लगाते हो चार्ज, तो ये इसको ज़्यादा ताकत से पीछे फेंकेगा, और यहाँ पे अगर रखते हो तो वो उसको इससे कम ताकत से पीछे फेंकेगा। तो जो फोर्स महसूस करेगा एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मैंने 10th में भी तुम लोगों को बताया था, डेफिनेशन बनाने का तरीका होता है, हम डिनोमिनेटर को 1 इमेजिन करते हैं। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज एक्सपीरियंस्ड इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। तो अगर हमको E A निकालना है तो वहाँ पे फोर्स एट A ऑन द चार्ज। यदि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट B निकालना है तो फोर्स एट B बाय द चार्ज। जो जितना ज़्यादा फोर्स महसूस करें, मतलब सीधी बात है, यहाँ पे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, जैसे जैसे दूर जाते जाओगे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी कम होती जाएगी। आ गई बात समझ में? तो ये एक जनरल सा फॉर्मूला होता है, E = F/Q। दिस इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स भी एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी और उसकी यूनिट होगी न्यूटन पर कूलम। आई बात समझ में? गेटिंग माई पॉइंट? अब यदि हमारा पॉजिटिव चार्ज है तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उससे
इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे आर द इमेजनरी लाइंस, अभी अपन पढ़ेंगे। ऐसी कोई लाइन हमको दिखती नहीं है। यहाँ पे लाके तुम यदि +10 कूलम की बॉल रख दोगे तो हमें कोई लाइन वाइन नहीं दिखेगी। दे आर द इमेजनरी लाइन विच गिव्स यू द नॉलेज अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। वो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ कुछ बताती है, इसलिए हम ये फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं। तो हमेशा प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर और माइनस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की ओर आती हुई नज़र आती है। ये मैंने तुमको कल भी बताया था। ठीक है, अब हम लोगों को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत सिंपल है ये सब। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, मतलब ये बहुत सिंपल है। अभी इसके आगे और पहाड़ तोड़ने। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, मान लो ये दिस इज़ द ओरिजिन, दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस। यहाँ पे मैंने एक टेस्ट चार्ज, सॉरी एक सोर्स चार्ज रखा है Q, इसने अपने आजू बाजू फील्ड बना ली। मुझे निकालना है एट अ डिस्टेंस ऑफ R फ्रॉम दिस व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P। आई बात समझ में? P पे मैंने एक टेस्ट चार्ज रखा है। टेस्ट चार्ज मतलब होता है, टेस्ट चार्ज का सीधा सीधा मतलब होता है उसकी वैल्यू इतनी कम है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा ना, क्योंकि ये भी चार्ज है और ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड से ये पीछे कहीं नहीं जाएगा। मतलब ये इतना छोटा चार्ज है कि उसके कारण सोर्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए अपन उसको क्या कहते हैं, टेस्ट चार्ज। मतलब इट इज़ अ वेरी स्मॉल वैल्यू। आई बात समझ में? तो हमें निकालना है इस सोर्स चार्ज के कारण एट पॉइंट P E का क्या फॉर्मूला होगा। आ गई बात समझ में? अब तुम लोगों को F का फॉर्मूला पता है। अब ये दो चार्ज रखें तो ऑब्वियसली इनके बीच में एक फोर्स होगा। फोर्स का फॉर्मूला कल हम देख चुके, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0 अपॉन R² होता है ये फॉर्मूला। E का फॉर्मूला हमने अब भी देखा है, F/Q0। यहाँ पे टेस्ट चार्ज आता है, सोर्स चार्ज नहीं आता है, याद रखना। तो यहाँ पे ये चार्ज है, ये चार्ज नहीं है, सोर्स चार्ज नहीं है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यही पढ़ा था अपन ने। तो E = हो गया, F की वैल्यू रखो, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ F। ये 1/Q0 तो फॉर्मूले में ही था, F मल्टीप्लाई में था, तो F = Q0 अपॉन Q0 से Q0 कैंसिल। तो E का हमारे पास फॉर्मूला बना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज, ओनली द सोर्स चार्ज अपॉन R²। This is the formula for E at any point which is at the distance of R from this। अब E is a vector quantity और E का डायरेक्शन होगा in the direction of R। ऑब्वियसली इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी ही आएगी, अगर प्लस है तो, और अगर माइनस है तो अंदर की तरफ आएगी। तो जो R का डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगी, इसलिए मैंने यहाँ पे R का यूनिट वेक्टर लिखा है। यूनिट वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन बताता है। आगे ही बात समझ में? यस और नो? ठीक है, अब मैंने क्या बोला, अब ऑब्वियसली R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R², मतलब R E जो है वो R पे डिपेंड करता है। E R पे डिपेंड करता है, मतलब सीधी सच्ची बात है, यदि मान लो ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये अपने आजू बाजू इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, तो इससे R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी। मान लो R इज़ 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर चाहे कहीं भी हो, उन सब पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, क्योंकि दिस इज़ द सोर्स तो यही है, सोर्स तो पूरा सेम है। अब किस पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू? R पे। मतलब 10 सेंटीमीटर चाहे यहाँ से यहाँ हो
चाहे यहाँ से यहाँ हो चाहे यहाँ से यहाँ हो, उन सब पे ई की वैल्यू सेम होगी। मतलब ये सारे पॉइंट्स पे ई की वैल्यू सेम होगी, इन सारे पॉइंट पे ई की वैल्यू सेम होगी, लेकिन यहाँ पे ई की वैल्यू ज़्यादा और यहाँ पे ई की वैल्यू कम होगी। आ गई बात समझ में? ठीक है। अब इसके बाद एग्जाम्पल है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। बोला है एक कंडक्टिंग स्फीयर है, न्यूमेरिकल इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। 11th तो जैसे होना था वैसे हो गई, 12th में बिल्कुल लापरवाही बर्दाश्त नहीं हो पाएगी। 11th में न्यूमेरिकल्स पे मैं बहुत ज़्यादा जोर नहीं देती थी, पर यहाँ पे मैं एक एक चीज़ें बताती हूँ ताकि तुम लोगों को बेसिक न्यूमेरिकल्स तो आने ही चाहिए। ठीक है। कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर यानी कोई भी मेटल ले लो जिसकी रेडियस तुमको दी हुई है, द रेडियस इज़ 10 सेंटीमीटर। हमेशा हमको इसको मीटर में कन्वर्ट करना होता है, याद रखना। ठीक है, क्योंकि सारी SI यूनिट में होना चाहिए। ये 10 सेंटीमीटर है, दिस इज इट इज़ हैविंग एन अननोन चार्जेस। उनने बोला है इफ़ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर, इससे यदि हम 20 सेंटीमीटर हमेशा सेंटर से, यदि मैं इससे 20 सेंटीमीटर आगे आ जाऊं तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। तो मैं निकालना है व्हाट इज़ द चार्ज ऑन द स्फीयर। आगे बात समझ में? ठीक है, तो आ जाएगा E इज इक्वल्स टू 1/4πε0। रेडियस सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी है, क्योंकि बेसिकली रेडियस इसलिए कंफ्यूज करने के लिए दी है। तुम लोग को ये क्वेश्चन आना चाहिए था पर नहीं आया, वो नहीं आता है जनरली, अभी हम इतने इंटेलिजेंट नहीं होते हैं। पर 10 सेंटीमीटर मैंने तुमको बताया था, चार्ज हमेशा सरफेस पे रिसाइड करता है, तो तुमने बोलना था कि मैडम चार्ज तो यहाँ होना चाहिए। अगर ये बॉल चार्ज्ड है तो उसके चार्ज उसके सरफेस पे होते हैं, लेकिन उस चार्ज का सेंटर ऑफ मास होता है बीच में, इसलिए इन सारे चार्ज को हम कंसंट्रेटेड मानते हैं सेंटर पे। इसलिए जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो उसकी बाउंड्री से नहीं निकालते, सेंटर से निकालते हैं। आई बात समझ में? तो यहाँ पे जो Q की वैल्यू आएगी वो ऑब्वियसली चार्ज इसके सरफेस पे ही है, लेकिन वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए वो चार्ज कंसंट्रेटेड होता है सेंटर पे। उस चार्ज के कारण जो भी फिनोमिना है वो अपन सेंटर से लेते हैं, सरफेस से नहीं। कई बच्चे यहाँ पे इस न्यूमेरिकल में ये गलती करेंगे, 20 - 10 कर देंगे यार, लेकिन ये 10 सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है। आ गई बात समझ में? चार्ज हमेशा सेंटर से ही कंसंट्रेटेड माना जाता है। आ गई बात समझ में? तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं Q की। ठीक है, ओके। अब उसके बाद हाँ, अब हमको इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। जैसे अपन ने फोर्स ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस पढ़ा था। ठीक है, अब उनने बोला है बहुत सारे चार्ज रखें। मान लो यहाँ पे Q1 है, Q2 है, Q3 है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? क्वेश्चन समझ में आ गया? इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि अब यहाँ पे 3 चार्ज हैं और तीनों अपनी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे यहाँ पे। तो तुम व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ E एट दिस पॉइंट? सिंपल सी बात है, जैसा अपन ने फोर्स में किया था, पहले इसके कारण निकालो, फिर इसके कारण निकालो, फिर इसके साथ निकालो, और फिर उन तीनों का वेक्टर सम करो। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। मान लो अगर ये माइनस का चार्ज है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, अगर ये प्लस है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। बाहर जाती है प्लस से, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर जाएगी,
ये प्लस है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ जाएगी, तो ये होगा E1, ये होगा E2, ये होगा E3। इन तीनों का जब हम वेक्टर सम करेंगे तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी E इन एनी डायरेक्शन। वो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एट दिस पॉइंट। आ गई बात समझ में। अब हमें E का फॉर्मूला पता है, 1/4πε0 Q सोर्स चार्ज अपॉन R², यही होता है। यस और नो। एक ओरिजिन ले लेते हैं, ठीक है, या फिर चलो EI मतलब E1 इज़ 1/4πε0 Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर, ठीक है। E2 इज़ 1/4πε0 Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ R2 इन द डायरेक्शन ऑफ R1। E3 इज़ 1/4πε0, ये कांस्टेंट है लक्ष्मीकांत, ये फिक्स होता है। जब कोई चीज़ हवा में होती है तो हम ये कांस्टेंट यही लेते हैं। इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹, ठीक है। तो ये होगा Q3 अपॉन R3 का स्क्वायर। उसी तरीके से यदि कोई, अभी अपन 3 ही ले रहे हैं, मान लो n चार्जेस हैं हमारे पास, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ nth चार्ज होगा Qn Rn का स्क्वायर। यस और नो, ठीक ऐसे ही होगा। लेकिन अब हम लोगों को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। E इज़ द वेक्टर सम ऑफ E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डैश 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 EN। यस और नो। तो यहाँ पे समेशन आना चाहिए, इन सबको ऐड करना है। तो E इज़ इक्वल्स टू हो गया 1/4πε0 कॉमन आ जाएगा सब में से, समेशन I इज़ इक्वल्स टू 1 to n, यस और नो, QI ये बदल रहा है ना, 1 2 3 RI का स्क्वायर इंटू RI कैप। दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट बिकॉज ऑफ दिस चार्ज। मैंने तुमको ये भी बताया था, ये फॉर्मूला हमको न्यूमेरिकल में कहीं काम नहीं आता। ये तो तुमको एज इट इज़ डेरिवेशन पूछा तो ये डायग्राम बना के, थ्योरी बना के लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर न्यूमेरिकल आता है तो उसको सॉल्व करने का तरीका फोर्स जैसा होता है, जैसे हमने फोर्स में किए थे। पहले हम एक के कारण निकालते हैं, फिर हम उसका वेक्टर एडिशन करते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो इसका एक न्यूमेरिकल मैं बता देती हूँ। न्यूमेरिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 5 नंबर का क्वेश्चन भी आएगा तो भी उसमें 2 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा। तो 3 नंबर तो एज इट इज़ डेरिवेशन है, लेकिन 2 नंबर दिमाग ही लगाना पड़ेगा। आ गई बात समझ में? उनने बोला है 2 चार्जेस हैं प्लस Q और माइनस Q, जो कि रखे हुए हैं -x0 पे और +x0 पे। कोऑर्डिनेट सिस्टम है, XY प्लेन है। दिस इज़ x, दिस इज़ y, दिस इज़ -Q जो इससे कितनी डिस्टेंस पे है, कुछ तो भी डिस्टेंस पे -Q चार्ज रखा हुआ है ओरिजिन से, और इस तरफ x डिस्टेंस पे रखा हुआ है +Q चार्ज। आई बात समझ में? XY प्लेन में ऐसा था। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन। ओरिजिन पे इन दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या डायरेक्शन होगा। तो पहले इसके कारण निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ Q इज़ 1/4πε0 Q अपॉन x का स्क्वायर। डायरेक्शन होगा इन द डायरेक्शन ऑफ A to O। यस और नो, बाहर जाएगी। क्यों? क्योंकि प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाती है। तो दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ Q। आई बात समझ में? इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ -Q इज़ 1/4πε0, मैग्नीट्यूड ही आएगा। मैंने बोला था यहाँ मैग्नीट्यूड आता है, -x नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ डायरेक्शन बताता है। डायरेक्शन हमको वैसे भी पता है।
एक्स स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ ओ बी। ओ बी क्यों होगा, इसकी भी डायरेक्शन इधर ही होगी क्योंकि माइनस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आती है, तो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ, ठीक है। ई इज़ द वेक्टर सम ऑफ ई क्यू प्लस ई ऑफ माइनस क्यू, दोनों सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में सीधे ऐड हो जाएंगे, तो E इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4πε0 कॉमन निकाल लो, यस और नो, डबल हो जाएगा सीधा है, दिस इज 2 ऑफ, तो हमारे पास आंसर आएगा x ही है ना, सॉरी हाँ यहाँ पे 2 आ जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे x1 और x2 दिया था, अगर x1 और x2 है तो ऐड नहीं होगा, 1/4πε0 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा q भी कॉमन आ जाएगा, तो q/4πε0 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1/x1 का स्क्वायर प्लस 1/x2 का स्क्वायर, अगर ये डिस्टेंस अलग है तो, और अगर सेम है तो डबल हो जाएगा। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। उसी तरीके से एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 पॉइंट चार्जेस हैं +q एंड +4q, दो ऐसे चार्जेस हैं, दोनों पॉइंट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 6a। कितने की डिस्टेंस से सेपरेटेड है, 6a की डिस्टेंस से सेपरेट है। हमको यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट निकालना है जहाँ पे दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो एट अ पॉइंट। आई बात समझ में? तो मान लो मैंने वो पॉइंट लिया O, ठीक है, लेट दैट पॉइंट इज O विच इज़ हैविंग अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम दिस, तो यहाँ से डिस्टेंस हो गई 6 से -x हो गई। वो ये कह रहे हैं कि O पे इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ A एंड बिकॉज ऑफ B इज़ ज़ीरो, ठीक है, मतलब जितनी ऑब्वियसली इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, मतलब इक्वल एंड ऑपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है यहाँ पे, दो वेक्टर एक इस डायरेक्शन, ठीक है। तो इसका सीधा सच्चा मतलब है E A शुड बी इक्वल्स टू E B एट दिस पॉइंट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होना मतलब, क्योंकि डायरेक्शन दोनों के ऑपोजिट है, E A इस डायरेक्शन में है और E B, यस और नो, ठीक है, E A इस डायरेक्शन में है, इससे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी, इससे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी, इस पे वैल्यू जब ज़ीरो होगी जब ये दोनों फील्ड बराबर होंगी। आ गई बात समझ में? E A होगा 1/4πε0 Q अपॉन x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4πε0 4q अपॉन 6 से -x का, ये कैंसिल हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे x की वैल्यू निकालनी है, x यहाँ पे आएगा 2a, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इधर उधर ले जाने से x की वैल्यू निकालनी है, मतलब यहाँ से ये 2a की डिस्टेंस इधर और 4a की यहाँ से, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के कारण ज़ीरो होगी। आ गई बात समझ में? गेटिंग माय पॉइंट? उसी के बाद उन्होंने बोला था व्हाट इज़ द फिज़िकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब हमें इससे क्या फ़ायदा हुआ। फिज़िकल सिग्निफिकेंस मतलब सीधे से सीधे मतलब होता है इससे हमें क्या एडवांटेज या फिर हमें क्या फ़ायदा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सिग्निफिकेंस ये होता है कि यदि मुझे किसी पॉइंट पे, किसी प्लस चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है, तो मैं ये पता कर सकती हूँ कि वहाँ पे एक चार्ज क्या फोर्स महसूस करेगा। अगर मुझे इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पहले से पता है तो मैं ये बिना देखे बता सकती हूँ कि अगर मैंने ये चार्ज यहाँ रखा तो वो कितने फोर्स से रिपेल या फिर अट्रैक्ट होगा। आई बात समझ में? उसके बाद आज का जो लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली इमेजिनरी लाइंस हैं जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताती हैं, जो
कन्वीनियंस के लिए बनाई जाती है, दिखती नहीं है ये। आई बात समझ में? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली पिक्टोरियल मैप, इट इज़ अ पिक्टोरियल मैप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पिक्टोरियल मैप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आई बात समझ में? अब आप ऑब्वियसली तुमको पता है, हम बार बार एक चार्ज के कारण देख रहे हैं, मैंने तुमको बताया है इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी निकलती हैं, यस और नो? तो ऑब्वियसली यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यदि ऐसी निकलती हैं तो डेंसिटी चार्ज के पास ज़्यादा होती है, यहाँ पे ज़्यादा पास होती है। जैसे जैसे दूर जाओगे इनके बीच का गैप बढ़ता जाएगा, तो यहाँ पे डेंसिटी हाई होती है। जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होती है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी ज़्यादा होती है। जहाँ पे डेंसिटी लाइन दूर दूर होती है, डेंस नहीं है, ज़्यादा लाइंस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें कैसे बताती है फील्ड की वैल्यू के बारे में? जहाँ पे लो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 5 न्यूटन पर कूलम है तो यहाँ पे 20 न्यूटन पर कूलम, नहीं उल्टा बोल दिया, यहाँ पे 20 न्यूटन पर कूलम है तो यहाँ पे 5 न्यूटन पर कूलम आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डेंसिटी ऑफ लाइन से भी हम बता सकते हैं। सिंपल सी बात है, मैंने ऐसी 1 नंबर का क्वेश्चन आ गया, दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एंड दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ हाई, जहाँ पे उनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। आई बात समझ में? उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हमें कैसे कैसे क्या क्या पता चलता है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा, फर्स्ट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव पे एंड होती हैं। दे स्टार्ट फ्रॉम प्लस एंड एंड एट माइनस। इसलिए जब हम प्लस से लेते हैं तो हम मानते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ जाके ख़त्म होंगी, इन्फिनिटी पे। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि हम मानते हैं कि नेगेटिव चार्ज कहाँ रखा हुआ है, और अगर मान लो हमारा ये नेगेटिव चार्ज है तो हम मानते हैं ये लाइन कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से। क्यों? क्योंकि इसके लिए प्लस चार्ज कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे। तो पहली प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा प्लस से शुरू होती है और माइनस पे जाके ख़त्म हो जाती है। और आई बात समझ में? दूसरी चीज़ होती है टेंजेंट टू द कर्व, टेंजेंट टू कर्व गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ई, गिव्स द डायरेक्ट। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसी है, दिस इज़ एनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मैंने तुमको बोला व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ प्लस से माइनस ऐसी जा रही है, तो तुम इसमें टेंजेंट बनाओगे ए पे, यस और नो, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन। एरो यहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा क्योंकि फील्ड लाइन ऐसी जा रही है। तो यहाँ पे जो टेंजेंट बनाओगे वो ए पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इस जगह पे। तो टेंजेंट टू कर्व, टेंजेंट टू कर्व गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ज़रूरी नहीं होता इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा सीधी हो, अगर कर्व है तो उसके किसी पॉइंट पे टेंजेंट बनाओगे तो वो उस पॉइंट पे, जैसे इस पे पूछा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। आई बात समझ में? गेटिंग माई पॉइंट? थर्ड प्रॉपर्टी होती है टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। कभी भी दो फील्ड लाइन एक दूसरे को काटती नहीं है। फेवरेट क्वेश्चन है सीबीएसई वालों का, दो फील्ड लाइन एक दूसरे को क्यों नहीं काटती? इसलिए क्योंकि अगर दो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, मान लो यदि मैं यहाँ पे टेंजेंट बना दूंगी तो ये होगा और इस पे बनाऊंगी तो ये होगा। अब इस हिसाब से तो ए पे दो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, लेकिन हम अब भी पीछे देख चुके हैं, चाहे कितनी भी चार्जेस हों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किसी भी पॉइंट पे एक पर्टिकुलर ही होता है।
दो डायरेक्शन कभी भी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉसिबल नहीं होते, इसलिए दो लाइनें कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। आई बात समझ में। फोर्थ हमारा है, अगर मान लो चार्ज फ्री रीजन है। चार्ज फ्री रीजन मतलब कोई लाइन इन्फिनिटी से आ रही है, यहाँ कोई चार्ज नहीं है, तो वहाँ पे फील्ड लाइंस कैसी होती हैं? कंटिन्यूस होती हैं। कंटिन्यूस होती है मतलब यहाँ पे चार्ज अगर आ गया बीच में, एक इलेक्ट्रिक फील्ड थी बिकॉज ऑफ प्लस से माइनस। अगर मान लो यहाँ कोई चार्ज नहीं है तो दे आर द कंटिन्यूस कर्व, कंटिन्यूस लाइंस है। लेकिन अगर यहाँ पे एक चार्ज रख दिया तो ये खुद की भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, तो फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न बदल जाएगा। आई बात समझ में? गेटिंग माई पॉइंट। तो चार्ज फ्री रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक जैसी होती हैं। आई बात समझ में? फिफ्थ पॉइंट, ये प्रॉपर्टीज़ लिखने के लिए भी आती हैं। थ्योरी क्वेश्चन है, अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो 5 नंबर इजीली मिलते हैं। ठीक है। दूसरा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट फॉर्म क्लोज लूप, नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप। कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लूप नहीं बनाती। क्यों? क्योंकि ये प्लस से शुरू होती हैं और तो अगर ये यहाँ से शुरू हुई है तो ये प्लस पे तो दोबारा ख़त्म नहीं होगी, ये कहीं ना कहीं जाके माइनस पे ही ख़त्म होगी। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाती हैं, अभी अपन नेक्स्ट में देखेंगे अगले चैप्टर में। ठीक है। अब यदि मान लो ये एक सरफेस है, मतलब सॉरी सरफेस नहीं, ये कंडक्टर चार्ज है। चार्ज्ड बॉडी कैसी भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं स्फीयर हो। अगर मान लो ये एक स्क्वायर है, जो मेटेलिक स्क्वायर है जो चार्ज्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा सरफेस को परपेंडिकुलरली छोड़ती हैं। कैसे छोड़ती हैं? मतलब ये इस पे कैसा बनाएंगी, ऐसी जाएंगी इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर मान लो ये गोल है तो भी ये इस पे किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली ही बाहर निकलती हैं। यदि मान लो ऐसा कोई स्फीयर है तो इसमें अलग अलग होगा, यहाँ पे इससे ये परपेंडिकुलरली ही बाहर निकलेंगी। आई बात समझ में? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी सरफेस से जब निकलती हैं तो वो उससे परपेंडिकुलर ही निकलती हैं। आगे हम कहीं भी बनाएंगे तो याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्क्वायर के कारण ऐसी और स्फीयर के कारण ऐसी होती है। ये डिपेंड करता है शेप ऑफ द कंडक्टर पे। ठीक है, ओके। अब ये 7th है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज। मतलब मान लो अगर ये दो लोग ने दूसरी बैठ ली अगर मान लो ये प्लस और ये माइनस चार्ज है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट होती है। लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट जब अपोजिट चार्जेस एक दूसरे के पास होते हैं तो लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है अगर ये दो चार्जेस को मैं पास लाती जाऊं तो प्लस से माइनस की तरफ जाएगी, ऑब्वियसली ऐसी जाएगी। ठीक है, ये ऐसी होगी। ये मतलब आधी लाइनें नहीं है, ये कहीं ना कहीं घूम के इधर आएंगी। तो बेसिकली मान लो अगर ये फील्ड लाइंस ऐसी हैं तो जितना तुम इसको पास लाते जाओगे उतना ये स्फीयर ऐसा फैलता जाएगा। मतलब लेंथ वाइज ये कॉन्ट्रैक्ट होती जाती है अगर ऑपोजिट चार्जेस हैं तो। आई बात समझ में? लेकिन अगर मान लो दो लाइक चार्जेस हैं, जैसे कि माइनस और माइनस या फिर प्लस और प्लस से इजीली, तो ये साइड वाइज मतलब ये ऐसा, ये तो इससे रिपेल होगी ना, ये यहाँ जाएगी नहीं। प्लस से प्लस तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाती नहीं है। तो जितना ज़्यादा तुम इसको पास लाओगे ये फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगी, बीच में कोई फील्ड नहीं होगी। जितना ज़्यादा पास में लाओगे ये और एक, जैसे ये मान लो ऐसी हैं, ये ऐसी घूम घूम के जा रही हैं, जितना पास में लाओगे ये और ऐसा सीधा तार होता जाएगा, ये एक दूसरे से चिपकने की कोशिश नहीं करेंगी। गेटिंग माई पॉइंट?
तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो तुमको पता होना चाहिए। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसके कारण कैसी होती हैं, ये डायग्राम बनाने के लिए आता है। प्लस चार्ज के कारण, माइनस चार्ज के कारण, ऑपोजिट चार्ज के कारण, सेम चार्ज के कारण। तो तुम्हें ये डायग्राम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पता होना चाहिए। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पैरेलल लाइंस होती हैं। आई बात समझ में? तो ये डायग्राम आते हैं बनाने के लिए, फिगर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि ये लाइंस क्यों नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड बता रही हैं, एक्सप्लेन करो। तो बेसिकली देखो, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है। अब इसमें ये बता रहे हैं कि प्लस से फील्ड निकल के माइनस पे आ रही है, ठीक है, अच्छी बात है। अब ये बोल रहे हैं माइनस है और ये प्लस है, लेकिन इनने एरो यहीं बनाया है, और माइनस से कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती नहीं है। तो पहला क्यों रॉन्ग हो गया? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज इमर्जेस फ्रॉम पॉजिटिव। ये माइनस से यहाँ पे ले जा रहे हैं, एरो इधर है, ये हो नहीं सकता। दूसरा, ये क्यों नहीं बता रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? क्योंकि ये भी प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस से प्लस पे ख़त्म होंगी ही नहीं, ये ऐसा पैटर्न होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर जानी चाहिए थी। तीसरा क्यों नहीं बता रहा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं बनाती हैं। देखो, इन्हें यहाँ पे घुमा दिया एरो बना के, दिस रिप्रेजेंट, ये ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड कभी नहीं होती, दे नेवर फॉर्म क्लोज लूप। तो सिंपल क्वेश्चन ने डायग्राम दे दिया, बोला कि क्यों नहीं बना सकती, आपको रीज़न लिखना था। आई बात समझ में? ठीक है। उसके बाद कंडक्टर्स इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, थोड़ा सा लास्ट है, ठीक है, चलो कल की क्लास में पढ़ेंगे, बहुत क्लास हो गई। तो अभी फ़िलहाल इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मैंने तुम लोग को बताया है। इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स सेम होते हैं, दोनों वेक्टर क्वांटिटी होती है, दोनों के न्यूमेरिकल्स एक जैसे होते हैं। तो कल इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल्स सबको करने हैं। आई बात समझ में? ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे।